नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हम सफ़र एकेडमी पर। मैं हूं आपका एजुकेटर मनीष कुशवाहा। आप सभी के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर। आज की क्लास का नया टॉपिक रहेगा बर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उप जो सहसंयोजी संकुल होते हैं या उपसहसंयोजी यौगिक हैं, उनके लिए बर्नर ने एक सिद्धांत दिया और इसे बर्नर का सिद्धांत कहा जाता है। यह बर्नर का सिद्धांत किस लिए दिया गया? सन 1893 ईस्वी में बर्नर का पूरा नाम है एल्फ्रेड बर्नर। तो इन्होंने ही कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स होते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक हैं, इनके बारे में स्टडी की। इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर जो हैं वो एल्फ्रेड बर्नर को माना जाता है। तो क्या होता है बर्नर थ्योरी के अंदर, क्या थ्योरी में दिया है इन्होंने? तो सन 1893 ईस्वी में बर्नर ने कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट 4 के अंदर रखने वाले एमीन्स जो हैं उनकी संरचना और उनके गुणों को समझाने के लिए एक सिद्धांत रखा, जिसे बर्नर का सिद्धांत, बर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है। बेसिकली इन्होंने क्या लिया, कोबाल्ट 3 और प्लेटिनम 4 के एमीन लिए, जिनकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की। तो इसी थ्योरी को ही बर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है। देखते हैं कि इस थ्योरी में क्या कहते हैं। इन्होंने जो कॉम्प्लेक्सेस लिए इस पर चर्चा कर लें सबसे पहले। तो उन्होंने जो कोबाल्ट 3 एमीन्स के जो कंपाउंड लिए थे उसमें COCl3 6NH3 लिया, यानी कि एक कोबाल्ट के साथ 3 क्लोरीन के और 6 अणु अमोनिया के। ये इसका रंग ऑरेंज येलो कलर का था। दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया COCl3 5NH3 इंटू H2O, ये पिंक कलर का था। COCl3 इंटू 5NH3 ये वॉयलेट कलर का था। तो ये इसी के कोबाल्ट का ही COCl3 4NH3 था, ये ग्रीन कलर का था। COCl3 4NH3 ये वॉयलेट कलर का था, लेकिन यहाँ पर ये ट्रांस है, ये सिस है। तो कुल मिला के टोटल ये कहना चाहते हैं कि जो कोबाल्ट 3 एमीन्स हैं इनके कंपाउंड पर स्टडी की और उनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने की कोशिश की। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली ये जो कंपाउंड्स इन्होंने लिए उनके बारे में क्या क्या बताया, स्ट्रक्चर्स कैसे इन्होंने बताएं। तो प्लेटिनम 4 की तरफ चलते हैं। तो इन्होंने जो प्लेटिनम 4 के कंपाउंड्स बताए हैं, प्लेटिनम 4 एमीन के, इन्होंने लिखा PTCl4 6NH3, PTCl4 5NH3, PTCl4 4NH3, PTCl4 3NH3। तो लिखने का अगर इनके कॉम्प्लेक्स की बात करें, अभी कॉम्प्लेक्स नज़र नहीं आ रहा है। जैसे प्लेटिनम की बात करें तो कुछ इस तरीके से इन्होंने लिखा प्लेटिनम का PT, और उसके बाद जब कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, इन्होंने एमीन को रख दिया PTNH3 का 6 ब्रैकेट क्लोज और बाहर लिख दिया Cl4, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इन्होंने 6 बनाई है, बाकी के आयनाइजेशन स्फीयर में रख दिए। इसी तरीके से अगर 5NH3 रखते हैं तो ऐसे लिखेंगे PTNH3 का आप 5 रखेंगे। टोटल कोऑर्डिनेशन आपको 6 बनानी है तो आपने 1 क्लोरीन अंदर रख दिया। टोटल आपके पास अभी भी 4 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन आपने कोऑर्डिनेशन के बाहर रख दिए। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्सेस को बनाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड, इस तरीके से यहाँ पर बनाते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस। 4NH3 को इसी तरीके से बनाएंगे, 4NH3 यहाँ रहेगा, 2 Cl अंदर रहेंगे, 2 बाहर हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से NH3 का बनाएंगे। तो उन्होंने कोबाल्ट के 3 के और प्लेटिनम 4 के इन्होंने जो है कॉम्प्लेक्सेस लिए और उस पर स्टडी की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस जो बर्नर का सिद्धांत दिया गया, इस सिद्धांत की मुख्य परिकल्पनाएं क्या हैं, इन्होंने क्या बातें बताई। तो बर्नर का जो समन्वय सिद्धांत है, समन्वय कोऑर्डिनेशन को ही इंग्लिश में कहा जाता है। तो जो बर्नर का कोऑर्डिनेशन थ्योरी है, इसमें इन्होंने विभिन्न अवधारणाएं दी, और वो अवधारणाएं क्या हैं जो कि आपके सामने लिखी हुई। पहली अवधारणा को आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, यानी जो समन्वय यौगिक है, तो समन्वय यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। बेसिकली कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स दिया हो, मान लीजिए यहाँ पर CONH3 का 6 लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर लिखा है Cl3। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो आपसे पूछा गया कि जो समन्वय यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, में केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। तो 2 प्रकार की संयोजकताएं क्या होंगी? एक आपका जो सेंट्रल मेटल है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं है, क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, 3 बार क्लोरीन है, जब उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर
कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 निकलेगी, अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये आपकी पहली वैलेंसी हो गई, यानी पहली प्रकार की संयोजकता हो गई जो ऑक्सीडेशन के बराबर है। और दूसरी संयोजकता है वो कोऑर्डिनेशन के बराबर है, जिसमें NH3 6 लगा हुआ है। तो वो कह रहा है कि 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। वो 2 प्रकार क्या हैं? एक तो पहली केंद्रीय धातु जो सेंट्रल मेटल दिया है उसकी ऑक्सीकरण संख्या, और वो कितने लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरी वह संख्या। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताएं दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। संकुलों में या जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु जो है 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, अर्थात प्राथमिक संयोजकता वो है जो जिसे प्रमुख संयोजकता भी कहा जाता है, और द्वितीयक संयोजकता जिसे सहायक यानी कि ऑक्सिलरी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सिलरी वैलेंसी भी कहा जाता है। तो आपने अभी पढ़ा कि 2 प्रकार की वैलेंसीज मिलती है। वो 2 प्रकार की वैलेंसी क्या है? पहली वैलेंसी है आपकी प्राइमरी वैलेंसी, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्राथमिक संयोजकता। इसी को ही क्या कहा जाता है? प्रमुख संयोजकता। तो ये प्राइमरी जो है वही प्रिंसिपल आपकी हो जाएगी, प्रिंसिपल यानी कि मुख्य संयोजकता, प्रिंसिपल वैलेंसी। यही आप अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं तो उसको आप कहेंगे सहायक है, तो उसको आप ऑक्सिलरी कह देंगे, ऑक्सिलरी वैलेंसी। तो ये आपकी क्या होगी? सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो आपकी ऑक्सिलरी वैलेंसी होगी, सहायक संयोजकता, और प्रिंसिपल वैलेंसी हो गई आपकी प्राथमिक संयोजकता। अब ये क्या है कि मिले हुए परमाणु जो है सदैव अपनी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। जिस सेंट्रल मेटल की हम लोग बात करते हैं वो दोनों को ही क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो अभी तक के जो कंसेप्ट है, बर्नर की थ्योरी हमने पढ़ी, वहां तक एक बात समझ ली कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है कॉम्प्लेक्स है वो 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। इतनी बात हमने समझ ली। तो अब 1 बाई 1 करके पढ़ते हैं। तो पहला पढ़ते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी के कैरेक्टरिस्टिक यानी अभिलक्षण पढ़ते हैं कि जो द्वितीयक संयोजकता है उसकी विशेषता क्या है। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी क्या कहती है? आधुनिक शब्दावली में अगर बात करें तो किसी भी यौगिक में धातु परमाणु की जो द्वितीयक संयोजकता होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है, वो उस धातु के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। ध्यान से समझना बच्चों, 1 मिनट। जैसे कोबाल्ट का लिखा है CO, अभी लिखा था NH3 का 6 और ब्रैकेट क्लोज बाहर लिखा है Cl3। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये आपका केंद्रीय धातु हो गया, सेंट्रल मेटल, उससे जुड़े हुए परमाणु जो हैं वो क्या हो गए? लिगेंड्स समूह, और उनकी संख्या जो है क्या कह रहे हैं? किसी भी जटिल यौगिक में धातु परमाणु की द्वितीयक संयोजकता उस धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इससे जुड़े हुए जो विपरीत आयन हैं, अगर ये सेंट्रल मेटल पॉजिटिव का है तो उससे जुड़े हुए जो परमाणु हैं वो नेगेटिव चार्ज के होंगे। तो यानी इससे जुड़े हुए जो परमाणु हैं यानी कि लिगेंड्स आप जिसे कह सकते हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर ही आपकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। आगे बढ़ते हैं। किसी भी धातु की जो द्वितीयक संयोजकता है, सेकेंडरी वैलेंसी है, वो एनाइंस द्वारा यानी कि रेडाइनों द्वारा, ठीक है, ऋण या तो ऋण लिख दीजिए या तो ऋण आयनों, यहाँ पर लिखा हुआ है एनाइंस, ऋण आयनों द्वारा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द्वारा संतुष्ट होती है। याद रखेंगे, या तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर सेकंड जो है वो या तो आपके जो जुड़े हुए ग्रुप होंगे वो रेडाइन होंगे, एनाइंस होंगे, या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तो 2 बातें समझ में आ गई। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, बर्नर थ्योरी का कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी संकुल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 2 प्रकार की संयोजकताएं रखता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अगला पॉइंट पढ़ा, द्वितीयक संयोजकता और प्राथमिक संयोजकता। कहते हैं कि प्राथमिक संयोजकता वो है जो ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है, द्वितीयक संयोजकता वो है जो कोऑर्डिनेशन के बराबर होती है। तो हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी पढ़ रहे हैं। सेकेंड वैलेंसी की विशेषता क्या है? मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कहें तो वह कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ही द्वितीयक संयोजकता होती है। आप समझ लें कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब आप जैसे बता दीजिए, यहाँ पे COEN का थ्राइस लिखा हुआ है, होल पावर 3+ है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन बता दीजिए आप क्या होगा। फटाफट से कमेंट करिए, COEN का जो थ्राइस लिखा हुआ है उसकी वैलेंसी क्या होगी? ठीक है, बताइए जरा। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? EN सभी जानते हैं, हाँ बिल्कुल 6 लिखेंगे, क्योंकि EN जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है। क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। और अगर बाइडेंटेड लिगेंड है इसका मतलब क्या है? वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो 3 ग्रुप ऐसे जुड़े हुए हैं जो 2-2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो आप कितना इलेक्ट्रॉन लगाएंगे? 3 दूना 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना हो जाएगी? 6। बात क्लियर हुई सबको? ठीक है, क्या हो जाएगा? ये अगर सेकेंडरी है, अगर बाइडेंटेड है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 3 परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 6 इलेक्ट्रॉन।
तो क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्या देखा कि ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है सेकेंडरी वैलेंसी, तथा ये एनाइंस द्वारा या तो नेगेटिव द्वारा या जो मॉलिक्यूल है आपका वो न्यूट्रल होना चाहिए, एनाइन हो या न्यूट्रल एनाइन दोनों भी हो सकते हैं। जैसे यही कॉम्प्लेक्स अगर ऐसे लिखा हो CONH3 का 4 और Cl2 ब्रैकेट क्लोज बाहर Cl, तो सेकेंडरी वैलेंसी में आप 4 अमोनिया के भी गिनेंगे, 2 क्लोरीन के भी गिनेंगे, तो 4 और 2 6 हो गए। इस पर तो कोई चार्ज नहीं है सर, ये न्यूट्रल हो गया, ये चार्ज हो गया। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो एनाइंस द्वारा हो सकती है या न्यूट्रल द्वारा हो सकती है, या तीसरी बात कि न्यूट्रल या एनाइंस दोनों ही हो सकते हैं। अब सेकेंडरी वैलेंसी में आगे बढ़ते हैं। आगे विशेषता क्या है सेकेंडरी वैलेंसी की, जो इन्होंने कहा कोऑर्डिनेशन के बराबर होती है, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी होती है, वो क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। तो जटिल यौगिकों में आधुनिक अवधारणा के अनुसार जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो सेकेंडरी वैलेंसी जिससे सेटिस्फाई होती है, उन्हीं स्पीसीज को क्या कहा जाता है, लिगेंड कहा जाता है। बात क्लियर हो रही है, क्या कहा जाता है बच्चों, लिगेंड्स कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर हो गई। अब इसके आगे चलते हैं। किसी भी जटिल यौगिक की संरचना लिखते समय द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करने वाली स्पीसीज को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही लिखा जाता है। जैसे अभी एग्जाम्पल बताया था, CO मान लीजिए कि न्यूट्रल को भी और एनाइनिक को दोनों को संतुष्ट कर रही है, ऐसे लिखा हुआ है। आपसे कहें कि बताइए सेकेंडरी वैलेंसी, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है 5 आपके अमोनिया के 1 क्लोरीन का, तो CN आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर बनी है 6। तो ये बाहर वाले नहीं गिने जाएंगे, हमेशा याद रखेंगे जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कभी भी बाहर नहीं लिखी होगी, हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखी होगी। अब बात क्लियर हो गई होगी। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वर्नर थ्योरी में 3 बातें हम लोगों ने सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू पढ़ ली। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो या तो एनाइंस द्वारा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा या न्यूट्रल या एनाइंस दोनों के द्वारा संतुष्ट हो सकती है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, या ये कह सकते हैं उसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स जो प्रेजेंट हैं उनके जो डेंसिटी है उसके हिसाब से भी हो सकती है। और चौथी बात पड़ी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी हैं वो हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही लिखी जाएंगी, कभी भी बाहर नहीं लिखी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ तक अगर आप सभी को समझ में आया है तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए सर यहाँ तक पूरी बात आप सभी को क्लियर है। ठीक है, क्या पढ़ा वर्नर थ्योरी में बच्चों हम लोगों ने, कोई भी कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता को आयनिक कहा जाता है जो कि ऑक्सीडेशन के बराबर होती है। द्वितीयक संयोजकता की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, 4 बातें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। द्वितीयक संयोजकता कोऑर्डिनेशन के बराबर होते हैं या नंबर ऑफ लिगेंड्स के बराबर होते हैं, हमेशा ब्रैकेट के अंदर यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही लिखी जाती है, और एनाइंस या न्यूट्रल लिगेंड्स द्वारा सेटिस्फाई होती है। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब 5वें पॉइंट की बात करते हैं। ये 5वां बिंदु क्या कह रहा है, द्वितीयक संयोजकता की प्रकृति दिशात्मक होती है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है, द्वितीयक संयोजकता है, वो डायरेक्शनल नेचर की होती है, क्योंकि द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करने वाली जो स्पीसीज हैं वो क्या हैं, लिगेंड्स हैं, जो कि स्पेस में एक निश्चित इसी स्थिति की ओर निर्देशित होती हैं, कहीं ना कहीं एक निश्चित एरिया की ओर अपनी डायरेक्शन किए होती हैं, क्योंकि वो एक अपने आप में डायपोल होते हैं या नेगेटिव का चार्ज होते हैं, इसलिए वो किसी न किसी दिशा की तरफ घूमे हुए होते हैं। अभी उदाहरण से यह बात क्लियर हो जाएगी जब हम आपको समझाएंगे। तो द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करने वाली प्रजातियों की संख्या एक निश्चित ज्यामिति प्रदान करती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा PT के साथ अगर NH3 का 6 ब्रैकेट क्लोज बाहर Cl4 लिखा है, इसका मतलब इसके साथ जुड़े हुए लिगेंड्स की संख्या 6 है, और जहां लिगेंड्स की संख्या 6 होती है वहां संरचना अष्टफलकीय बनती है। जहां लिगेंड 4 होते हैं वहां पर संरचना टेट्राहाइडल या स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्गाकार समतलीय बनती है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम लोग उदाहरण लेंगे किसी एक कॉम्प्लेक्स का कैसे बनाना है, तो बात वहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। आगे चलते हैं। कहते हैं किसी भी
धातु परमाणु की जो द्वितीयक संयोजकता है को संतुष्ट करने के लिए जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें सेकेंडरी वैलेंसी को एक सॉलिड लाइन द्वारा, एक सीधी लकीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अभी तक हम लोग 6 बातें पढ़ चुके हैं और 7वीं बात थी कि उसे कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रकार आपकी जो द्वितीयक संयोजकता है उसके लक्षण समाप्त होते हैं। ये सब जैसे ही हम लोग आगे कॉम्प्लेक्स के इसी लेक्चर के अंदर किसी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाएंगे तो वहाँ से ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कैसे संतुष्ट होगी और कैसे बनेगी। अब तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी वैलेंसी, यानी कि प्राथमिक संयोजकता के लक्षण। तो प्राथमिक संयोजकता के क्या लक्षण हैं? आधुनिक जो शब्दावली है, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, वो क्या कहती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में धातु परमाणु की जो प्राथमिक संयोजकता है वो उस धातु की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। यहीं सेकेंडरी की बात कर लें तो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी कहती है किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो द्वितीयक संयोजकता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर उप संयोजन संख्या के बराबर होती है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो प्राइमरी वैलेंसी जो प्राथमिक संयोजकता है वो धातु की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। तो दोनों ही बातें एक साथ पढ़ते हुए चलेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। एक ही पढ़ते पढ़ते आपको बर्नर थ्योरी याद हो जाए, कुछ इस तरीके से पढ़ते हुए चलिए। क्या दिया गया? सेकेंडरी वैलेंसी का पहला कैरेक्टरिस्टिक ये था। वहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी की जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है वो ये कहती थी कि किसी भी जटिल यौगिक की जो द्वितीयक संयोजकता है वो किसी भी धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती थी। यहाँ क्या कहेंगे, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किसी भी धातु की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होगी। वो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन के बराबर और प्राइमरी में ऑक्सीडेशन के बराबर होगी। नेक्स्ट की बात कर लें तो यहाँ कहते हैं जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हमेशा एनाइंस द्वारा, यानी कि नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं उनके द्वारा ही सेटिस्फाई होगी। वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रल और एनाइनिक दोनों द्वारा संतुष्ट होगी, और यहाँ पढ़ते हैं केवल एनाइंस द्वारा संतुष्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं तो कहते हैं प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करने वाले जो रेडाइन हैं प्राइमरी वैलेंसी के हमेशा जो भी प्राइमरी वैलेंस को सेटिस्फाई करेंगे ऐसे ग्रुप्स को आप ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। वहाँ क्या पढ़ा था, द्वितीयक संयोजकता के जो लिगेंड्स थे या द्वितीयक संयोजकता को जो प्रदर्शित करने वाले समूह थे वो हमेशा कोऑर्डिनेशन के अंदर लिखे गए और प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करने वाले बाहर लिखे जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा, कुछ लिगेंड्स ऐसे होंगे जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को संतुष्ट कर रहे होंगे। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे लिखा है CONH3 का 5 ब्रैकेट क्लोज, Cl लिखा है, बाहर लिखा है Cl2। अगर आप प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो वो चार्ज के बराबर होगी। यहाँ Cl पर 1 माइनस, यहाँ 2 Cl हैं, 2 माइनस, टोटल हुआ 3। तब आप कहेंगे यहाँ जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 हो गई। लेकिन जब आप सेकेंडरी वैलेंसी की बात करेंगे तो 5 अमोनिया के अणु और 1 क्लोरीन का टोटल कोऑर्डिनेशन कितनी हो गई? 6। तो द्वितीयक संयोजकता हो गई 6। अब यहाँ पर क्लोरीन एक ऐसा समूह या एक ऐसा लिगेंड है जो प्राइमरी वैलेंसी में भी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा था क्योंकि उसका भी चार्ज इंक्लूड किया गया। और जब आप कोऑर्डिनेशन की बात करें तो 5 अमोनिया के साथ 1 क्लोरीन को भी इंक्लूड किया गया। यानी कि ऐसा बोला गया है कि जबकि दोनों संयोजकताएं यानी डुअल कैरेक्टर को संतुष्ट करने वाले रेडाइन समन्वय क्षेत्र के अंदर ही लिखे जाएंगे। कोई भी अगर ऐसी स्पीसीज आपको दिखती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को अगर संतुष्ट करते हैं तो ऐसी स्पीसीज को आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है, दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करने वाली प्रजातियां समन्वय क्षेत्र यानी कोऑर्डिनेशन के अंदर रखी जाती हैं और अंतरिक्ष में विशिष्ट दिशाओं की ओर निर्देशित होती हैं, इसलिए उनमें डायरेक्शनल नेचर होता है। जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं उनमें क्या होगा, साथ साथ में प्राइमरी जो हैं वो डायरेक्शनल नेचर भी शो करेंगी क्योंकि ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएंगी। अच्छा, जो प्रजातियां प्राथमिक को केवल संतुष्ट करती हैं, जो ब्रैकेट के बाहर रखी जाती हैं, वो डायरेक्शनल नेचर शो बिल्कुल भी नहीं करती हैं। जैसे कुछ उदाहरण लेकर हम लोग समझेंगे। अब लिखा है, आपके सामने हेडिंग आती है, हाउ टू शो अटैचमेंट बिटवीन सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज सेटिस्फाइंग द बोथ वैलेंसीज। ऐसे आप कॉम्प्लेक्स बता दीजिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को संतुष्ट कर रहे हैं और आप उनको किस तरीके से लिखेंगे। जैसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है CONH3 का 5
Cl ब्रैकेट क्लोज, बाहर लिखा है Cl2। इस कॉम्प्लेक्स का आपको स्ट्रक्चर बनाना है और बर्नर थ्योरी क्या कहती है और इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप कोबाल्ट लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो यह ऑक्टाहाइड्रल संरचना बनाएगी। चतुष्फलकीय संरचना कुछ इस प्रकार अष्टफलकीय इस प्रकार बनेगी। 2 प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे ग्रुप होगा और बाकी के 4 प्लेन पर होंगे। तो यहाँ क्या होगा, एक Cl है, Cl रखेंगे और उसके बाद 5 आपके NH3 हैं तो 4 NH3 आपके प्लेन पर रख देंगे। उसके बाद एक प्लेन के नीचे रख देंगे इस तरीके से। अब अभी बताया गया था जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उनको एक सॉलिड लाइन से प्रदर्शित किया जाता है और बाकी की जो प्राइमरी वैलेंसी हैं जो दोनों को संतुष्ट कर रही हैं उन्हें सॉलिड के साथ डॉटेड लाइन से भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस तरीके से बना दिया और जो 2 Cl लगे हैं उन 2 Cl को डॉटेड लाइन से ऐसे प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ बात क्लियर हो गई अब कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको केवल एक सॉलिड लाइन से और जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। कोई स्पीसीज ऐसी है जो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों में कंट्रीब्यूशन दे रही है, जैसे 5 अमोनिया के और 1 क्लोरीन को जोड़कर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुई, तो इसमें सेकेंडरी में इसका भी योगदान है, लेकिन जब ऑक्सीडेशन निकालते हैं तब इसका चार्ज का भी योगदान है। यानी ये ऐसी स्पीसीज हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को संतुष्ट कर रही है। तो ऐसी स्पीसीज को प्रदर्शित करने के लिए सॉलिड लाइन के साथ साथ डैश लाइन से भी प्रदर्शित किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, इसीलिए यहाँ लिखा है हाउ टू शो अटैचमेंट बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड द स्पीसीज सेटिस्फाइंग बोथ वैलेंसी। ऐसी स्पीसीज जो दोनों प्रकार के वैलेंसीज को संतुष्ट कर रही है, ऐसी स्पीसीज को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया है। यदि आप लोगों ने यहाँ तक नोट नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके बाद हम आपको दूसरे एग्जाम्पल की तरफ ले चलते हैं जहाँ से आप समझेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स को कैसे बनाया जा सकता है या 4 प्रकार के जो कॉम्प्लेक्सेस उन्होंने दिए हैं वो किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ये PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। जहाँ लिखा हुआ नहीं है जो लाइव क्लास में ले रहे हैं यहाँ पर चल रहा है, उसको आप क्लास देखते हुए बाद में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कैसे प्रदर्शित करेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कोबाल्ट 3rd एमीन। अभी आप देखिएगा जो बर्नर का सिद्धांत आया है वो कोबाल्ट के 3rd एमीन और प्लेटिनम के 4 एमीन के कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी है। तो चलिए बर्नर की थ्योरी क्या कहते हैं कोबाल्ट के 3 एमीन्स के स्ट्रक्चर्स के साथ चर्चा करते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स उन्होंने लिया था COCl3 इंटू 6NH3। ध्यान से देखते रहिएगा, अगर इसको लिखा है तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, CONH3 का 6 ब्रैकेट क्लोज, बाहर Cl3 ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर आपसे बोले कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तब आप प्राइमरी वैलेंसी में क्या लिखेंगे बच्चों, +3। और सेकेंडरी वैलेंसी की अगर बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी में आप लिखेंगे 6। ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं वही आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है। यहाँ से एक एक बात कंक्लूजन में और निकल कर आती है कि जो द्वितीयक संयोजकता है सेकेंडरी वैलेंसी जो हैं वो नॉन आयनिक होती हैं, मतलब इन पर कोई प्लस माइनस का चार्ज नहीं होता है, ये एक होल नंबर होती हैं। अगर आप प्राइमरी वैलेंसीज की बात करें तो ये आयनिक होती हैं, सदैव ये प्लस माइनस में आएंगी प्राथमिक संयोजकताएं, और द्वितीयक संयोजकताएं बिना ही प्लस माइनस में यानी कि नॉन आयनिक करैक्टर के साथ आएगी। चलिए स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। यहाँ आपका कोबाल्ट लगा हुआ है, इसके साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स को यहाँ जोड़ते हैं तो यहाँ पर आप 6NH3 को 6 जगह यानी ऑक्टाहाइड्रल में अष्टफलकीय क्षेत्र में आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं 3 Cl भी लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये ब्रैकेट के बाहर हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये प्राइमरी वैलेंसी को संतुष्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से तो सभी को सॉलिड से दिखा दिया। अब बात आती है Cl को दिखाने की, तो Cl को कैसे दिखाएंगे, ये प्राइमरी वैलेंसी को संतुष्ट कर रहे हैं इसलिए इसको डॉटेड Cl, इस तरीके से डॉटेड Cl और इस तरीके से डॉटेड Cl से प्रदर्शित किया जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से
और प्राइमरी वैलेंसी को जो प्राइमरी वैलेंसी उसको डॉटेड लाइन से और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से प्रदर्शित किया गया है। क्या यहाँ तक सबको बात क्लियर है? तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यदि आपने साथ में नोट कर लिया है तो द बेस्ट, अगर नहीं कर पाया है तो आपके लिए 3 सेकंड, हम आप 3 तक गिनती गिनते हैं और आप स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल यहीं लेते हैं कि यदि आपके साथ यही कॉम्प्लेक्स अगर COCl3 इंटू 5NH3 लिखा हो, तब आज इस कॉम्प्लेक्स को आप कैसे लिखेंगे? तब आप लिखेंगे CONH3 का 5 Cl ब्रैकेट क्लोज, बाहर लिखा हुआ है Cl2। सेंट्रल में आप रखेंगे कोबाल्ट, उसके बाद 4 आप यहाँ पर लिगेंड्स रख देंगे, एक ग्रुप ऊपर एक ग्रुप नीचे ऐसे लगाएंगे तो NH3 आपने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, 5 बार हो गया, एक आपका Cl हो गया, इस तरीके से प्रदर्शित कर देंगे। तो इसको इस जगह बेटर होगा अगर सामने जो एक्सियल पोजीशन है इस पर लिखा जाए Cl को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा, NH3 लिख दिया, यहाँ Cl लिख दिया। लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोशिश करेंगे एक्सियल पे ही लिखा जाए। तो ये ब्रैकेट के एक बार अंदर लिखा हुआ है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ऐसे लिखेंगे। बाकी के NH3 केवल अंदर ही हैं तो सॉलिड से दिखाए गए। Cl 2 बाहर हैं जो कि केवल प्राइमरी को संतुष्ट कर रहे हैं, तो प्राइमरी वैलेंसीज को आप किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे? Cl और दूसरे Cl को कुछ इस तरीके से Cl। कभी कभी नेगेटिव लगाकर भी दिखा दिया जाता है बुक्स के अंदर, तो आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को संतुष्ट कर रहा होता है उसको सॉलिड प्लस डॉटेड दोनों लाइन से प्रदर्शित करते हैं, जो केवल प्राइमरी को संतुष्ट करता है उसको डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला कॉम्प्लेक्स अगर इसी के साथ 5 की जगह पर अगर 3 लिख दिया जाए, तब आप कॉम्प्लेक्स को कैसे बनाएंगे? जैसे लिखा है COCl3 इंटू 4NH3, तब आप लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्टार्ट CONH3 का 4, इसके साथ आप लिखेंगे Cl2 और बाहर Cl। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 है। अगर आप ऑक्सीडेशन की बात करें तो अभी भी +3 है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर किस प्रकार बनाया जाएगा? तो यहाँ पर कोबाल्ट और उसके साथ दोनों तरफ ग्रुप जोड़ देंगे। यहाँ पर 2 Cl आपके जुड़े हुए हैं तो आपने Cl जोड़ दिए, 4 बार NH3 है तो इस तरीके से आप NH3 यहाँ पर लिख देंगे। अब आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन के अंदर NH3 4 बार और 2 बार Cl लिखा हुआ है, तो Cl जो है डॉटेड और सॉलिड दोनों लाइंस के साथ बना हुआ है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर है, तो सॉलिड और डॉटेड दोनों लाइन से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रदर्शित करके दिखा देंगे। इस पर हमने चार्ज दिखा दिया और बाकी का आप जो देख रहे हैं वो सब क्या है, सॉलिड के साथ है। यहाँ पर किसी को कोई समझने में परेशानी नहीं होगी। एक Cl बाहर है तो इस Cl को भी सर यहाँ पर दिखा दिया जाएगा डॉटेड के साथ Cl सिंगल नेगेटिव लीजिए। तो इस प्रकार आपका COCl3 4NH3 भी बनकर तैयार हो गया। अगर नेक्स्ट की तरफ मूव करें, इसका लास्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है, वो COCl3 इंटू 3NH3 लिखा है, तब इसको ऐसे आप लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्टार्ट COCl3 ब्रैकेट के अंदर NH3 का थ्राइस, इस तरीके से। तब आप एक कोबाल्ट और एक कोबाल्ट को आप ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर देंगे। ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर देने के बाद एक ग्रुप ऊपर एक ग्रुप नीचे और 3 बार NH3 और 3 जगह आप Cl लिखेंगे। तो इस तरीके से कहीं भी आप 3 जगह Cl और एक तरफ NH3 आप दिखा देंगे। अगर अभी भी आप कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन चेंज नहीं है, कोऑर्डिनेशन बच्चों अभी भी 6 है। और ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात कर लें तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, अभी भी इसमें भी कोई संदेह नहीं है। सभी जो लिगेंड्स हैं वो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं तो सेकेंडरी को तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं। साथ साथ जो ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड आया है वो क्लोरीन के कारण है। तो क्लोरीन एक ऐसा लिगेंड है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए उसको सॉलिड प्लस डॉटेड दोनों लाइंस के साथ प्रदर्शित किया जाएगा।
तो इस प्रकार आपका एक कोबाल्ट का जो स्ट्रक्चर बनाने का क्रम है वो इस प्रकार यहाँ पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब ठीक है, आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए यहाँ तक अगर बात सबको क्लियर है तो फटाफट से लिख दीजिए हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन फेवर ऑफ बर्नर थ्योरी। ऐसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो बर्नर थ्योरी को फेवर करते हैं। तो पहली बात आती है क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट की, दूसरा है मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मेजरमेंट, और तीसरी बात करते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड की। इन तीनों पर भी चर्चा करेंगे। क्या है आपका क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट, किसको कहते हैं मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, और क्या है आपका प्रेसिपिटेशन मेथड। इन तीनों ही मेथड पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए एक टेबल से समझते हैं। ये टेबल आपकी एस चांद से उठाकर हमने यहाँ पर पेस्ट की है। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो कोबाल्ट थर्ड है उसके चार्जेस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए इस पर थोड़ा सा अगर अध्ययन करें तो देखते हैं कि वही आपके पास पहला कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए ये। चलिए ठीक है, ऐसे ही समझते हैं, ज़्यादा जूम करने से दिखेगा नहीं। फिर यहाँ पर लिखा है COCl3 6NH3। कैसे लिखा गया था, CONH3 का 6 बाहर लिखा है Cl3। जब आप इसको आयनाइज करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 3 क्लोरीन के आयन जो हैं वो टूट जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स का आयन बनेगा। टोटल नंबर ऑफ आयन्स की बात करें तो क्रायोस्कोपिक जो मेजरमेंट है वो क्या किसकी स्टडी करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं डिटरमाइंड इन क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। इसमें क्या होता है कि कितने आयन्स आते हैं, तो 3 क्लोरीन के आयन और एक पूरा कॉम्प्लेक्स का टोटल नंबर ऑफ आयन्स आते हैं 4। इसी तरीके से दूसरे कॉम्प्लेक्स को लिखें जिसमें COCl3 5NH3 लिखा है। तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कोऑर्डिनेशन आपको 6 करनी है। तो आप लिखेंगे CONH3 का 5Cl और बाहर Cl2। तो जैसे ही आप तोड़ेंगे तो जो 2 Cl आयनाइजेशन स्फीयर में हैं वही टूटेंगे केवल, और सभी नहीं टूटेंगे। तो क्या होगा, 2 Cl यहाँ से और उसके बाद आपका एक कॉम्प्लेक्स का यहाँ से। तो टोटल अगर आप चार्ज की बात कर लें तो क्या होगा, 2 इसके और एक इसका, टोटल चार्ज कितने हो गए 3। इसमें 3 कॉम्प्लेक्स और एक इसका, टोटल कितने हुए थे 4। यहाँ पर 2 इसके और एक कॉम्प्लेक्स कितना हुआ, चार्ज 3। अब की बार कोऑर्डिनेशन 6 करनी है। NH3 4 हैं, 2 Cl हैं, तो 4 और 2 6 होता है। एक Cl बाहर है, ठीक है। जो Cl बाहर है केवल वही टूटेगा, कॉम्प्लेक्स का एक, तो एक कॉम्प्लेक्स प्लस का एक माइनस का, 2 टोटल चार्ज आते हैं 2। जो ब्रैकेट के अंदर टोटल लिखा हुआ है वो आयनाइज नहीं होगा तो वो 0। तो क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट नंबर ऑफ आयन्स की बात करता है कि कितने आयन डिसोसिएट होते हैं। कहते हैं जितने ज़्यादा ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए हैं उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स बनेंगे। ये क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट से पता चलता है कि जो स्ट्रक्चर बनाई गई है वो सही है। अगर मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो आप लोग कंडक्टेंस माने चालकता होती है, ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले से ही पढ़ा होगा। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, इजीनेस फ्लो ऑफ करंट, इट इज़ ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध जो है उसका व्युत्क्रम होती है, कितनी आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है उसको चालकता कहा जाता है। तो मोलर चालकता से हम कैसे जानेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर यही हो सकती है। तो मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो वो कहते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो सॉल्यूशन विद्युत अपघट का जो विलयन बना हुआ है उसमें उस विद्युत अपघट पदार्थ का अगर 1 मोल घुला हुआ है तो 1 मोल घुले होने के कारण जो चालक उत्पन्न होती है, चालकता उत्पन्न होती है, उसको मोलर चालकता कहा जाता है। तो वो क्या होगा, 1 मोल घुले होंगे तो यहाँ आप देखेंगे 4 मोल आएंगे। तो जितने ज़्यादा मोल्स या आयन्स आएंगे उतना ज़्यादा जो मोलर कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू आएगी। तो 4 आयन्स के साथ 390 लैम्डा एम मोल, जो मोलर इन्वर्स है सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दूसरे की बात करें तो उसके अंदर आयन 3 रह जाते हैं तो 262 आ रहा है। तीसरे वाले के अंदर आयन केवल 2 हैं, चौथे वाले के अंदर कोई आयन नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो आगे वाले पर 3 प्लस, पीछे वाले पर 3 माइनस, 3 3 6 चार्ज हो गया। दूसरे वाले पर 2 2 टोटल 4 चार्ज हो गया। तीसरे पे बात करें तो 2 चार्ज है जिसमें +1 -1 आएगा। लास्ट में जो आयन्स में डिसोसिएट ही नहीं होता है उस पर भी कोई चार्ज नहीं आता है। तो इस तरीके से आप कोबाल्ट में आप समझ सकते हैं, कोबाल्ट के 3rd कॉम्प्लेक्सेस जो दे रखे हैं उनके हिसाब से आप कितने आयन्स टूटेंगे उसमें आपको बताना है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं और आपको बताना है
कितने नंबर ऑफ आइंस आएंगे यह आप क्लियर करके बताएंगे। चलिए आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स लिखा है PT NH3 का 4, फटाफट से कमेंट करेंगे आप लोग। PT NH3 का 4 Cl2 ब्रैकेट क्लोज, बाहर Cl लिखा है। जब आपका डिसोसिएशन होगा इस कॉम्प्लेक्स का तो कितने आइंस आएंगे कमेंट करिए फटाफट से। आप लोग फटाफट से कमेंट करें, तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखोगे? PT NH3 का 4 Cl2 एक ब्रैकेट में आएगा प्लस 2 Cl सिंगल नेगेटिव माइनस आएंगे। अगर 2 क्लोरीन अलग आते हैं तो इस पर क्या आएगा? 2 प्लस आएगा क्योंकि 2 माइनस के लगाएंगे। टोटल हमने आपसे पूछा है कि कितने आयंस आएंगे, तो बच्चा आंसर होगा, जो लोग 3 कर रहे हैं उनका सही होगा। क्या? 2 क्लोरीन के कॉम्प्लेक्स होंगे और एक कॉम्प्लेक्स का ये होगा। तो टोटल जब आप बात करेंगे चार्जेस की या आयंस की तो नंबर ऑफ आयंस आएंगे 3 और टोटल चार्ज आएंगे 2 और 2 4। चार्ज आएंगे 4 और आयंस आएंगे 3। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये बर्नर थ्योरी यहाँ पर समाप्त होती है। इसका जो PDF है वो आपको हमसफर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आप सभी लोगों का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप सभी लोग बने रहिएगा और हर दिन आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आपके साथ उपस्थित होते रहेंगे। आप जो लोग नए देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर से मिलते हैं नए लेक्चर में। गुड नाइट।